हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर कुमार। आज हम सपनों के भारत में बात करेंगे सरदार भगत सिंह का। सरदार भगत सिंह की कहानी किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं है। जिस तरह फिल्मों के 3 पार्ट होते हैं, उसी तरह हम सरदार भगत सिंह की जीवनी को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है उनका प्रारंभिक जीवन, दूसरा है उनका क्रांतिकारी मार्ग पर चलने का जीवन, और तीसरा है उनका शहीद आजम बनने की गाथा। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 अक्टूबर 1907 को पाकिस्तान पंजाब के लायलपुर के बंगा नामक गांव में हुआ था। जब ये पैदा हुए उसी दिन इनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल से रिहा होकर आए, जिसके खुशी के कारण उनकी दादी सरदार भगत सिंह की दादी जय कौर ने उनका नाम भागा रखा, यानी भाग्यवान। तो सरदार भगत सिंह का बचपन का नाम भाग्यवान या भांगा था। धीरे धीरे वो भगत सिंह कहलाने लगे। भगत सिंह के बारे में कहते हैं, पूत के पांव पालने में ही नहीं नजर आते हैं। कहा जाता है भगत सिंह एक बार खेतों में बंदूक बो रहे थे। जब उनके चाचा अजीत सिंह ने पूछा कि भगत ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बंदूकें बो रहा हूँ चाचा, ताकि जब ये ज़्यादा बंदूकें उगेंगी तब हम इनसे अंग्रेज़ों को मारकर भगाएंगे। खैर, तो इतना तो जाहिर है कि क्रांतिकारी के बीज उनमें शुरू से ही निहित थे, क्योंकि उनका जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। तो नियति ने निर्धारित कर रखा था कि वो एक दिन क्रांतिकारी जरूर बनेंगे। सरदार भगत सिंह की माता का नाम विद्यामती कौर था। सरदार भगत सिंह बचपन में एकदम साधारण बालक की तरह थे। पतले दुबले शर्मीले, कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं, जीनियस टाइप के बच्चे नहीं थे, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई बांगा गांव में ही हुई। उसके बाद उनके पिताजी ने, जो कि एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे, उन्होंने एक आर्य समाजी स्कूल डीएवी लाहौर में उनकी दाखिला करा दी, जहां वो हॉस्टल में रहते थे। और चूँकि डीएवी आर्य समाजी स्कूल था, तो इसलिए वहाँ गायत्री मंत्र का पाठ सुबह सुबह करना पड़ता था। मैं इसलिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक सरदार भगत सिंह एक आस्तिक व्यक्ति थे, ईश्वर को मानते थे, धर्म को मानते थे, कि उनका परिवार पूरी तरह आस्तिक था, रूढ़िवादी आर्य समाजी था। इसके बाद डीएवी में जब सरदार भगत सिंह पढ़ रहे थे, तभी वो लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। यहाँ तक सरदार भगत सिंह की जो जीवन है उस सीधे सिंपल तरीके से चल रहे थे। उनके जीवन में जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वैचारिक मोड़ आया, जब उन्होंने अपने रास्ते तय किए, वह घटना थी जिस घटना ने उनको ये नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। वह था उनका 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग घटना। उस समय वो डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे थे। जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों भारतीय मारे गए। सरदार भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चल के उस स्थल पे पहुँचे, और वहाँ उन्होंने मिट्टी उठाई और कसम खाई कि हम इसका बदला एक दिन जरूर लेंगे। उसके बाद 1921 में नानकाना साहिब में जब अकाली लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब ब्रिटिश सिपाहियों ने उन पर गोली चला दी। उसमें कई अकाली लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा, और उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति एक नफ़रत पैदा हो गई कि अंग्रेज़ जो हैं ये बंदूक और तोपों और गोलियों की भाषा ही जानते हैं, तो इनको हम बंदूक तोपों और गोलियों से ही मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनका धारणा बनना शुरू हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा वैचारिक परिवर्तन हुआ उनके जीवन में,
वह घटना थी जिस घटना ने एक उनके सबसे ज़्यादा वैचारिक परिवर्तन किया। वह घटना थी 1922 में, 5 अप्रैल 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था तब भगत सिंह को गांधी जी में और उनके अहिंसावादी सिद्धांत में पूर्ण विश्वास था और वो उन्होंने आंदोलन में भाग भी लिया था। गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन के दौरान कि 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। भगत सिंह काफ़ी खुश थे कि 1 वर्ष में आज़ादी उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन जब चौरी चौरा घटना हुआ और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इससे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, धक्का पहुंचा भगत सिंह को और उन्होंने तय किया कि गांधीवादी रास्ते पर यानी अहिंसा के रास्ते पर चल के भारत को आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती है। भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है और सिर्फ बम और बंदूक और गोलों के माध्यम से ही। इसके बाद भगत सिंह क्रांतिकारी मार्ग पर चल निकले। 1923 में उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां वो भक्ति चरण, बोहरा, सुखदेव और यशपाल के संपर्क में आए। इसके बाद 1924 में सचिन नाथ सन्याल ने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन किया, जिसको भगत सिंह ने ज्वाइन कर लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इसी दौरान उनकी दादी जय कौर ने उनकी शादी की इच्छा जताई, शादी करने की बात की। चूँकि भगत सिंह का जो ध्येय था भारत की स्वतंत्रता, इसलिए वो शादी करना नहीं चाहते थे और वो घर छोड़ के कानपुर चले आए। कानपुर में उनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनका परिचय बटुकेश्वर दत्त से कराया। जब बटुकेश्वर दत्त सरदार भगत सिंह से मिले, उसके बाद सरदार भगत सिंह बहुत ही साधारण तरीके से, एक साधारण कपड़े में, एक गांव के गंवारू जैसे कपड़े पहने थे, गंदे संदे कपड़े थे, इम्प्रेसिव कपड़े नहीं थे, ड्रेसिंग सेंस उनका अच्छा नहीं था। उनके जाने के बाद बटुकेश्वर दत्त ने कहा है कि ये किस व्यक्ति को आपने मिला दिया, ये तो कहीं से भी क्रांतिकारी नहीं दिख रहा है। खैर, लेकिन भगत सिंह ने गजब का अपडेट किया अपने अंदर, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया। उन्होंने अपने आप को आधुनिक तरीके से अपडेट किया, आधुनिक सारी चीज़ें सीखी, इंग्लिश बोलना, हर चीज़ अपना अपडेट किया उन्होंने और अपने आप को अग्रणी श्रेणी के क्रांतिकारियों में लाकर विदिन 2 ईयर खड़ा कर दिया। इसी बीच 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें बिस्मिल्ला लोहड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। इस घटना ने भगत सिंह को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया। इसके बाद उनका क्रांतिकारी भावना और मजबूत हो गई। इसके तहत उन्होंने 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की और उसके वो सचिव बने। नौजवान भारत सभा का उद्देश्य था सशस्त्र माध्यम से भारत में गणतंत्र स्थापित करना। इसी दौरान फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास पर रिव्यू देना था और मेनली उनका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा जो सुधार किए गए थे उनकी समीक्षा करना था। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि भारतीय संविधान के भविष्य पर बात होने जा रही है और कोई भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था। तो लाजमी था पूरे भारत में इसका विरोध होता। वैसा पूरे भारत में विरोध शुरू हो भी गया। इसी के दौरान अक्टूबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि क्रांतिकारी नेताओं ने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया और नौजवान भारत सभा का उसमें विलय करा दिया। HSRA का उद्देश्य था गरीबों को शोषण से मुक्ति दिलाना, चाहे वो शोषक अंग्रेज हों या भारतीय हों। दूसरा,
भारत में किसान और मजदूरों की सरकार स्थापित करना, और तीसरा भारतीय नौजवानों में क्रांतिकारी भावना का प्रसार करना। HSRA के 3 विभाग थे: संगठन विभाग, सामरिक विभाग और प्रचार विभाग। सामरिक विभाग के हेड बने चंद्रशेखर आजाद तथा प्रचार विभाग का हेड बने भगत सिंह। यानी भगत सिंह को जिम्मेदारी दी गई क्रांतिकारी भावनाओं का प्रचार प्रसार करने का। इसी दौरान 19 अक्टूबर 1928 में ही, चूंकि पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था फरवरी से ही, तो अक्टूबर 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पे पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट ने DYSP सैंडर्स को आदेश दिया लाला लाजपत राय को मारने का। सैंडर्स लाला लाजपत राय को तब तक मारता रहा जब तक लाला लाजपत राय लहूलुहान नहीं हो गए। लाला लाजपत राय ने गिरते हुए कहा, ब्रिटिश साम्राज्य की एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत का किला बनेगी। उसी दौरान वहाँ पे सरदार भगत सिंह खड़े थे, प्रदर्शन भाग लेते, वो लाला लाजपत के पास आए, उठाए। नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना पर विचार करने के लिए HSRA की मीटिंग हुई, जिसका अध्यक्षता दुर्गा भाभी कर रही थी। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हम चुप नहीं बैठेंगे और इसका बदला लिया जाएगा। वहीं पे तय हुआ, प्लानिंग हुई कि इस घटना को अंजाम देंगे राजगुरु और भगत सिंह, और बैकअप ग्रुप में चंद्रशेखर आजाद रहेंगे। चूँकि स्कॉट को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए स्कॉट को पहचानने की जिम्मेदारी जयपाल को दी गई। जयपाल हालांकि स्कॉट को पहचानता नहीं था, लेकिन उसने हामी भर दी। जब वो पुलिस स्टेशन ये लोग पहुंचे तो जयपाल ने इशारा कर दिया कि यही स्कॉट है। राजगुरु आए, तुरंत उनको मारने लगे, गोली चला दी उनके ऊपर। भगत सिंह को पता चल गया था कि ये सैंडर्स, स्कॉट नहीं है, सैंडर्स है। दौड़े, लेकिन तब तक सैंडर्स मर चुका था। भगत सिंह ने भी डेड बॉडी पर गोली चलाई। वहीं पे एक पुलिस कांस्टेबल चानन सिंह था, उसने इन लोगों का पीछा किया। बैकअप कर रहे चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह को रोकने की कोशिश की, लेकिन चानन सिंह नहीं माना, तो चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह को भी मार दिया, गोली चला दी। और जाते जाते उन्होंने एक पंपलेट चिपका दिया, स्कॉट किल। उसके बाद भगत सिंह की चारों तरफ चंद्रशेखर, इन लोगों की खोज होने लगी पुलिस द्वारा। लाहौर को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब उन लोगों के यहाँ से निकलना जरूरी था। एकदम फिल्मी अंदाज में भगत सिंह, राजगुरु वहाँ से निकले। भगत सिंह ने अपने बाल कटाए, दाढ़ी बनाई और एलिट क्लास की तरह ड्रेसिंग सेंस किया। बूट पहने, जूते पहने, ओवरकोट पहना, कॉलर खड़े किया, हैट लगाई। और उनकी पत्नी बनी दुर्गा भाभी, जो एकदम मॉडल लग रही थी। हिल पहने हुई थी, लग्जरियस साड़ी पहनी हुई थी, काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। भगत सिंह ने टिकट खरीदा और दुर्गा भाभी के बच्चे को इस तरह पकड़ा, सच्ची को इस तरह पकड़ा कि वो उनका चेहरा दिखाई न दे। ये लोग इंग्लिश बोलते हुए फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़े। राजगुरु इन लोगों के नौकर बने हुए थे, वो जनरल डिब्बे में चढ़े। देहरादून एक्सप्रेस से ये लोग अब वहाँ से बाहर निकले, कानपुर आए ये लोग। वहाँ उन्होंने 2 रूम किराए, भिंडी बाज़ार में 2 रूम किराए पे लिया। और वहाँ पे सारे जो क्रांतिकारी थे वहाँ पे इकट्ठा हुए रिव्यू करने के लिए सैंडर्स हत्याकांड का। सभी लोग बड़े निराश थे, खासकर भगत सिंह, क्योंकि उनको जो उम्मीद थी उस तरह का आउटपुट परिणाम नहीं निकला। उनको लगा कि स्कॉट या सैंडर्स की हत्या करने के बाद अंग्रेज डर जाएंगे और भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। पुलिस गतिविधियां बढ़ गईं, पुलिस के अत्याचार बढ़ गए।
जहाँ पर भगत सिंह ने सोचा और सबने मिलकर सोचा कि इक्का दुक्का ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक भारत के सभी युवक मिलकर क्रांतिकारी मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक भारत देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। इसलिए HSR के कार्यकर्ताओं ने एक प्लानिंग की कि पूरे भारत के युवाओं को जागरूक कराना है। उनकी नज़र पूरे भारतीय लोगों को एक साथ खड़े करने की थी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल मेगा माइंड IAS को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।